चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब आज हम एक पेपर फिर से है जो सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग, बाकी 75 नर्सिंग के रहने वाले हैं। अपकमिंग टाइम में हम बात करें एग्ज़ाम्स की, तो अलग अलग जगह बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो स्पेशली अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, त्रिपुरा में ANM का पेपर है, गुजरात में एग्ज़ाम होने वाला है आपके लिए। BSF की अभी तक कोई भी कंफर्म डेट नहीं आई है, और UPSSC ने भी अपनी वैकेंसी रिलीज़ कर दी हैं। तो जो भी लोग अलग अलग स्टेट वाइज तैयारी कर रहे हैं, जिनको नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों आता है, तो इस क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प है जो रहने वाली है। और जो भी लोग अपकमिंग टाइम में कोई सा भी नर्सिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए बुक्स, PDF, स्टडी मटेरियल सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको या तो मेरे डायरेक्ट जो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उसके थ्रू कांटेक्ट करके ले सकते हैं PDF या बुक्स आपको फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। एक और चीज़, जिन्होंने रेलवे की प्रीवियस पेमेंट करके PDF ली थी, रेलवे की जिन्होंने प्रीवियसली पेमेंट करके PDF ली थी, उनके लिए जो भी लोग डायरेक्ट बुक परचेस करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, उनको सीधा सीधा जो अमाउंट आपने उस टाइम पे किया था वो पूरा डिडक्ट किया जाएगा, और आफ्टर दैट जो आपको वही अमाउंट डिस्काउंट के तौर पे दिया जाएगा। और आपको यदि बुक की MRP 399 है, तो आपको बुक है जो ओनली 300 में प्रोवाइड की जाएगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, जिन्होंने भी RRB के लिए, मैं आपको एक बार बुक भी हैं, तो जिन भी लोगों ने इस बुक को है जो प्रीवियसली परचेस किया हुआ है, फ्लिपकार्ट पे जाके भी आप ले सकते हो, और यदि आप डायरेक्ट बुक लेंगे तो आपको ओनली ये बुक 300 रुपीज़ में अवेलेबल करवाई जाएगी। तो जो भी लोग ये बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट से भी आप कर सकते हैं, और फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट पेमेंट करके भी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। बुक में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे पेपर्स अवेलेबल हैं, स्पेशली जो रेलवे के पेपर हुए हैं, 10 पेपर रेलवे के मॉडल पेपर, 1000 से ज़्यादा आपको वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ आपको इसी बुक में पेयर मैचिंग क्वेश्चंस का सेक्शन भी ऐड किया गया है, जोड़ी मिलाओ, जो भी एग्ज़ाम में बहुत आता है, चाहे ANM के लिए आप देने बैठ रहे हो, रेलवे का ESIC कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। तो अभी जो नया पैटर्न चेंज किया गया है, उसमें आपको जैसे कहा जाता है कि एक पेपर में 100 क्वेश्चन है, लेकिन यदि क्वेश्चन आपके 100 ही आएंगे, लेकिन उसी पेपर में 20 पेयर मैचिंग क्वेश्चन ऐड कर दिए आपके, तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन और आपके ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पेयर मैचिंग से ये हेल्प है जो मिल सकती है। तो जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं वो आप फ्लिपकार्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, और जिन्होंने डायरेक्ट पहले PDF ली है रेलवे के लिए पढ़ने के लिए, तो आपने जो अमाउंट उस टाइम पे किया था वो पूरा डिडक्ट करके, MRP है जो बुक की उस पर डिडक्ट करके आपको उतना अमाउंट है जो पे करना होगा। जो भी लोग डायरेक्ट बुक ऑर्डर करेंगे उनको डिलीवरी चार्जेस कुछ भी नहीं लगेगा, बुक मेरी तरफ से आपके लिए भिजवाई जाएगी। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो ऑर्डर कर सकते हैं। एक और मेडिकल एंड नर्सेज हब की बुक है, वो है कम्युनिटी वाली, जो यहाँ पर ये आपको दिख रही है, कंप्लीट गाइड। ये स्पेशली NHM CHO के लिए तो है ही, लेकिन जो लोग अपकमिंग ANM एग्ज़ाम दे रहे हो, स्पेशली त्रिपुरा वाले ध्यान से सुनिए, जो लोग त्रिपुरा वाले ANM का एग्ज़ाम दे रहे हो, उन लोगों के लिए भी ये बुक है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जो एज़ पर और सिलेबस है आपका इस बुक से पूरा है जो कवर हो जाएगा। आपको यहाँ पर 55 से ज़्यादा पेपर लगाने को मिलेंगे, 55 पेपर रहेंगे आपको, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको क्या रहेगी कि आपको 10 मॉडल पेपर अलग से ऐड किए गए हैं, तो उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और मॉडल पेपर आपको विथ रीजनल के दिए गए हैं। पेपर दोनों बुक्स में हैं जो भी सभी सॉल्व हैं, रेलवे की बुक में जो भी पेपर्स ऐड हैं विथ रीजनल के हैं, तो आप जिसको भी लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। चलिए आज का पेपर हम सॉल्व करते हैं, जिसमें पूरे 100 है जो अभी प्रॉपर दिखती होगी लास्ट 4-5 क्लास से। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपको था, इसका आंसर तो आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपको, द नेम ऑफ द ग्रेट मैजिस्ट्रो ऑफ इंडियन म्यूजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो किसके लिए फेमस है, कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, सॉरी, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए फेमस है। तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये किस इंस्ट्रूमेंट के लिए है, तो ये है शहनाई। किसके लिए, शहनाई। इनकी जो डेथ है 2006 में है जो हो गई थी, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि जिनकी डेथ हो गई उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन तो आपको ज़रूर आ जाते हैं।
और अभी एक और आपको यहाँ पर यदि हम जीके से रिलेट करते हुए बात करें तो नए सीजीआई हैं जो इंडिया के, अभी तो जो हैं वही अपने कार्यकाल में हैं, डीवाई चंद्रचूड़, लेकिन आपको जो नए अपकमिंग बनने वाले हैं 2024 में, उनका नाम है जो ज़रूर याद रखना है। अभी यदि रिसेंट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको कौन रहेंगे, अभी तो हैं आपके चंद्रचूड़, जेवाई चंद्रचूड़ हैं जो कि आपके रहेंगे, लेकिन 10 नवंबर यदि आपका एग्ज़ाम 10 नवंबर के बाद होता है और आपको पूछा जाए तो जो नए बनने वाले हैं वो हैं जस्टिस संजीव खन्ना। क्या है, जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि 51वें सीजीआई रहेंगे। याद रखें आप इनका नाम, एग्जाम में आपको आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल। अब यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन आ जाने चाहिए कि जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है, क्या है, नेशनल यूथ फेस्टिवल है 26वां कब मनाया जाना है। तो हर साल हम नेशनल यूथ फेस्टिवल कब मनाते हैं, 12 जनवरी को। याद रखें आप कब मनाते हैं, 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके जन्म दिवस के तौर पे हम नेशनल यूथ डे है जो सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को। इस बार कब मनाएंगे, हर साल 12 जनवरी को मनाते हैं, इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था। अब यहाँ पर जो नेशनल यूथ डे की यदि आपको थीम पूछी जाए या फिर अपकमिंग कब मनाया जाना है, तो अपकमिंग की बात करें हम तो 12 जनवरी को तो होगा, ये 26वां का है, जो कौन सा 26वें नंबर का। तो 26वें नंबर का यहाँ पर कब कहाँ पे आयोजित किया गया था, कर्नाटका में। कहाँ पे हुआ था, कर्नाटक में। नेक्स्ट है यहाँ पर और जो 27वें नंबर का, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, 26 नंबर का था, 27 है जो हम मना चुके हैं, तो ये मनाया गया था कहाँ पर, नासिक में। कहाँ पर, नासिक में। याद रखें 26वां पूछा तो कर्नाटक में, 27वां पूछा तो नासिक में। दैट मीन्स जो हम 12 जनवरी 2024 को सेलिब्रेट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट सोसाइटीज हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के द्वारा कितने नेशनल लेवल पर जो मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको अप्रूवल मिला है, 2, 3 या फिर 5 को, कितने को मिला है, तो ये अप्रूवल मिला है 3 को। कितने के लिए, 3 को। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज मोस्ट हार्मफुल। तो यहाँ पर पॉल्यूटेंट दिए गए NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2। तो यहाँ पर कौन सी है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक होने वाली है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, NO2 या CO। तो सबसे खतरनाक पूछा है, मोस्ट हार्मफुल होगी, क्या होगी, वो होगी SO2, जो कि जनरली जो सल्फर कंटेनिंग फ्यूल्स वगैरह होते हैं उनसे रिलीज होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, फॉर हाउ मैनी डेज डिड महात्मा गांधी वॉलंटियर ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह वॉक। आपने तो सॉल्ट सत्याग्रह वॉक पढ़ी है, दांडी यात्रा है जो पढ़ी है यहाँ पर, तो वहाँ पर वो गांधी जी ने कितने दिनों तक की थी, सॉल्ट सत्याग्रह। तो सॉल्ट सत्याग्रह है, यदि आपको पूछें कि जो सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट है इसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हुए थे गांधी जी के साथ, जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स वगैरह लगाने वाली थी जो ब्रिटिश सरकार, उसके ऊपर। तो यहाँ पर ये हुआ था साबरमती आश्रम के यहाँ से स्टार्ट किया गया था, कोस्टल विलेज ऑफ गुजरात तक, जो समुद्री तट है गुजरात का, इसके लिए कहा जाता है दांडी। क्या है, दांडी यात्रा यदि पूछे तो वो सेम है, 12 मार्च 1930 तक ना, 12 मार्च 1930। तो यहाँ पर कितने दिन तक चले थे गांधी जी, 24 दिन तक। जो इनका जो मूवमेंट पूरा चला था, अकेले नहीं थे, बहुत सारी जनता थी उनके साथ में, कितना, 24 दिन तक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का लीडर कौन कहलाएगा, स्पीकर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर डिप्यूटी स्पीकर। लोकसभा का जो लीडर है, क्या है, लीडर ऑफ लोकसभा है। क्या है, लीडर ऑफ लोकसभा है। तो वहाँ पर वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। कौन, देश के प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन है अभी हमारे, नरेंद्र मोदी जी। पूछा जाए तो याद रखिएगा कि लीडर ऑफ लोकसभा यदि पूछें
तो यहाँ पर यदि नाम दिए जाएं तो भी याद रखें, लेकिन नाम कम आते हैं क्योंकि लीडर कभी हो सकता मोदी जी चेंज हो जाएं, पहले मनमोहन सिंह रहे हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर लोकसभा का यदि लीडर पूछे तो हमेशा आपको क्या याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन है, कोस्टल लेंथ पूछी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द आइसलैंड, जितने भी आइसलैंड है यहाँ से जो कोस्टल लेंथ है क्या है, इंडिया की जो कोस्टल लेंथ है वो कितनी है, 5000 किलोमीटर, 5631 या फिर 7517 या फिर 8216। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यदि हम एक एक्यूरेट बात करें तो वो होती है 7516.6 किलोमीटर। जो भारत का यहाँ पर जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, कोस्टल लेंथ पूछी गई है, लंबाई पूछी गई है, तो वो है 7516.6। एज पर योर ऑप्शन के आपका आंसर ना 5000 होगा, ना 5600 होगा, ना 8200 होगा। आंसर होगा आपका 7517, क्योंकि एक यदि एक्यूरेट आपको दी जाए तब आप इसको मार्क कीजिए 7516.6 किलोमीटर, लेकिन नहीं है तो 7517 को आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज सिचुएटेड एट द हाइएस्ट एलिवेशन। तो यहाँ पर कौन सा पासेस है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, कौन सा पासेस सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो ये है यहाँ पर नाथुला। और यह है कहाँ पर, याद रखें ईस्ट सिक्किम में। कहाँ पर, हिमालय में, जो हिमालय में ईस्ट सिक्किम स्टेट में है, आपको याद रखना है। जो कि यहाँ पर इंडिया की तरफ से क्या है, सिक्किम, जो कि चाइना तिब्बत बॉर्डर वगैरह आपने जो पढ़े हैं वहीं पर है नाथुला। यहाँ पे बहुत न्यूज़ में बहुत आते रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक साइड चाइना की बॉर्डर है तो एक साइड इंडिया की, इसलिए। नेक्स्ट वन इज, विच प्लैनेट डिसअपियर्ड फ्रॉम द साइट ऑफ September 14 ड्यू टू फिनोमिना कॉल्ड लूनार ऑक्यूलेशन। लूनार ऑक्यूलेशन के कारण 14 सितंबर को कौन सा प्लैनेट है जो डिसअपियर हो गया था, मरकरी, वीनस, यूरेनस या फिर सैटर्न। तो ये हो गया था यूरेनस। कब, यूरेनस है जो 14 सितंबर को क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था, गायब हो गया था। नेक्स्ट वन, विच मेजर टेक कंपनी अनाउंस टू चेंज इट्स पॉलिसी टू कंप्लाई विद द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के दौरान है जो किस कंपनी की पॉलिसी चेंज की गई थी, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर अमेजन। तो यदि इस तरीके का क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आपका गूगल आप है जो गूगल को आप है जो मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन। तो जो वेलोसिटी है साउंड की वो एयर पे डिपेंड नहीं करेगा। डेंसिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर या फिर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है जो एयर पर डिपेंड नहीं करेगा। कब, प्रेशर ऑफ एयर, जब जो हवा का दबाव होगा उस पर। नेक्स्ट है आपको, इफ़ आइसक्रीम इज रिमूव फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी। यदि आइसक्रीम को दूध से यदि क्रीम को मिल्क से अलग कर दें, दूध को क्रीम से अलग कर दें तो क्या होगा, बढ़ेगी जो डेंसिटी है, घटेगी, रिमेन्स द सेम या फिर में इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पर यदि क्रीम रिमूव कर देते हैं मिल्क से तो ये क्या बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन इज, द वॉल ऑफ द डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल। तो यहाँ पर जो डैम की वाटर है थिक बनाई जाती हैं और बॉटम के कंपेयर में, तो टॉप है यहाँ पर अलग तरीके से बनाया जाएगा। तो वॉल ऑफ द डैम इज मेड थिकर, जो वॉल है पतली है बॉटम के कंपेयर में, जो नीचे का हिस्सा है कंपेयर टू दैट जो ऊपर का हिस्सा है मोटा बनाया जाता है। इसका रीज़न क्या है कि डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ द वॉल। जो पानी है वॉल के यहाँ पर एक प्रेशर कैसे झेलेगा, इंक्रीज विद डेप्थ ऑफ द वॉल, गहराई के कारण। जो वॉल की गहराई हमेशा डैम वगैरह आपने देखे होंगे 10-20 फीट ऊंचे नहीं होते, बहुत 100-100 फीट ऊंची तक दीवारें होती हैं। बहुत सारे बांध आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो ऑनलाइन चेक कर लेना आप लोग। नीचे से जितने भी बांध होते हैं उनकी दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती हैं, लेकिन ऊपर जाते जाते उनको पतला है जो किया जाता है। नेक्स्ट वन, द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज प्रोमिनेंट इन सल्फर, नाइट्रोजन, सिलिकॉन या कार्बन। तो यहाँ पर ये होगा कार्बन आपका।
नेक्स्ट है बॉक्साइट इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल है, हमने केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा है 11th में ही। तो बॉक्साइट है किसके बने हुए, अलॉय मतलब मिश्रण, एल्यूमिनियम, सिल्वर, टिन या फिर आयरन के। तो बॉक्साइट हैं जो किस धातु से बनते हैं, एल्यूमिनियम से। नेक्स्ट वन, इंटरवेनियल नेक्रोटिक स्पॉट्स ऑन लीव्स अपीयर ड्यू टू, यहाँ पर पत्तियों में जो स्पॉट्स पड़ते हैं, नेक्रोटिक स्पॉट्स से किसके कारण पड़ते हैं, HF इंजरी, SO2 इंजरी, NO2 या फिर O3 इंजरी। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड इंजरी के कारण, हमने आगे भी पढ़ा है क्वेश्चन शुरुआत में, कौन सी गैस सबसे खतरनाक है, तो उसी के कारण पत्तों की, जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं उनके कलर हैं जो बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेटेड बाय द लिवर, तो यहाँ पर इनमें लिवर से क्या रिलीज होगा, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, पैंक्रियाटिक जूस या फिर बाइल जूस। क्या रिलीज करेगा आपका लिवर रिलीज करता है क्या, बाइल जूस। याद रखें हमेशा, एग्जाम में आपको बहुत पूछा जाता है। और बाइल का क्या काम है तो वो भी आपको याद रखना है। बाइल रिलीज कौन करेगा, इसको स्टोर कौन करेगा, ये सब कुछ आपको एग्जाम में है जो आ सकता है। नेक्स्ट इज द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल गोज इनटू, तो जो हमारा और CO2 मिक्सड ब्लड है राइट वेंट्रिकल में कहाँ से जाएगा, आफ्टर द राइट वेंट्रिकल, लिवर, लंग्स, हार्ट या फिर ब्रेन में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, जाएगा लंग्स में। कहाँ पर, लंग्स में जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्यूबल, तो यहाँ पर पानी में घुलनशील विटामिन है। जो विटामिन वाले क्वेश्चन है आपको रिमाइंड करा दूँ फिर से, जितने भी विटामिन हैं, फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल, इनका एग्ज़ाम में आपको 3 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। चाहे आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, सेंट्रल का दे रहे हो, NHM का दे रहे हो, ANM दे रहे हो, 3-4 क्वेश्चन तो आपके फिक्स रहते हैं। बीमारियां होने वाली कमी के कारण, जो भी विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां हो गई, कौन से विटामिन का केमिकल नेम क्या है और किस में कौन सा विटामिन खाने पीने की चीज़ों में पाया जाता है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं। तो वाटर सॉल्यूबल होते हैं विटामिन C और B कॉम्प्लेक्स के, तो यहाँ पर ADE के हो जाते हैं फैट। ऑप्शन में CAD के, तो यहाँ पर C आपका क्या हो जाएगा, पानी में घुलनशील। AD और E ये क्या है, फैट सॉल्यूबल है। नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव द बाइल फ्रॉम द लिवर, एलिमेंट्री कैनाल का जो लिवर ने बाइल बना दिया, आगे हमने पढ़ा कि लिवर ने बाइल बना दिया। अब जो बाइल है एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ से आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या लिवर। तो जो लिवर से बाइल फ्रॉम द लिवर, कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जो लिवर से जो बाइल बनाया है रिसीव करेगा, तो वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वन, द मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का जो मेन ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, ट्रीटमेंट गोल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा किडनीज में। तो अब यहाँ पर जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए क्या आपको पहले बनाना, इनकरेज एक्टिविटी, इनकरेज हाई प्रोटीन इंटेक, मेंटेन फ्लूइड इंटेक या रीच इंटरमिटेंट यूरिनरी कैथेटराइजेशन। एक्यूट है मतलब अभी स्टार्ट ही फेज में है, और स्टार्टिंग में होता क्या है कि बहुत फास्ट तरीके से प्रोग्रेशन होता है कंपेयर टू क्रोनिक के। तो एक्यूट में आपको पहले फ्लूइड मैनेजमेंट करना होगा, किडनी से रिलेट करता है तो फ्लूइड, हाई प्रोटीन डाइट देंगे तो किडनी को और डबल काम करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो अकॉर्डिंग टू एस पर किडनी से रिलेट करता पूछें आपको, तो फ्लूइड बैलेंस क्या है, फ्लूइड बैलेंस है जो आपका मेन आएगा। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी, यदि किसी की एब्डोमिनल सर्जरी होती है तो जो कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा डेवलप होता है लेकिन उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो क्या है, एटेलेक्टेसिस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर यूरिनरी रिटेंशन। क्या है जो मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन होगा एब्डोमिनल सर्जरी में, तो जितनी भी एब्डोमिनल सर्जरी होती हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन होता है लंग्स कोलैप्स होने का, किसके, लंग्स कोलैप्स होने का, और उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो गया और जिसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्सिस का मतलब होता है
लंग्स का सिकुड़ना और कोलैप्स होना। अब या तो एंटायर लंग कोलैप्स हो सकते हैं, दोनों कोलैप्स हो सकते हैं, कोई एक लोब कोलैप्स हो सकता है। लंग्स के किसी भी पार्ट का कोलैप्स होना क्या कहलाएगा? एटेलेक्टेसिस। नेक्स्ट वन, to prepare a patient on the unit for bronchoscopic procedure, the medical surgical nurse administer the IV sedative. Nurse then instruct the licensed practical vocational nurse to। तो यदि यहाँ पर किसी पर्सन का ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर होना है तो जो मेडिकल सर्जिकल नर्स है उसने IV सेडेटिव एडमिनिस्टर कर दिया है और वो लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स से कहती है कि आपको क्या करना है? एजुकेट द पेशेंट अबाउट द पेंडिंग प्रोसीजर, गिव द पेशेंट स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर ओनली, या फिर मेजर द पेशेंट BP एंड पल्स रीडिंग, या फिर टेक द पेशेंट टू द बाथरूम 1 more टाइम। तो यहाँ पर जो आपका पेशेंट है उसको क्या किया जा रहा है? ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है, यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है उसको ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर के लिए। तो मेडिकल सर्जिकल नर्स ने क्या कर दिया? IV सेडेटिव दे दिया और जो लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्स है उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप क्या चेक करेंगे? पहली चीज़, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आपको क्या याद रखना है? जब भी आपके ऑप्शन में यहाँ पर ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर किया जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे IV सेडेटिव दिया गया है तो जो भी सेडेटिव मेडिकेशन दिए जाते हैं उसके बाद पल्स और रेस्पिरेशन चेक करना हमारा जो फर्स्ट काम होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में कहा है कि पेशेंट को जो पेंडिंग बचा हुआ प्रोसीजर है मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर देना है और पेशेंट का BP और पल्स चेक करना है या फिर बाथरूम के लिए लेके जाना है। तो जब भी सेडेटिव्स दिए जाते हैं तो रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट है, ये सब क्या हो सकते हैं? सप्रेस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। याद रखें, जो भी सेडेटिव्स वगैरह दिए जाते हैं तो एक तरीके से सप्रेस करने का काम करेंगे। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है? पेशेंट का ब्लड प्रेशर और जो पल्स रीडिंग है उसको क्या करना है? चेक करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज, विच एक्शन बेस्ट डिस्क्राइब अ सेंटिनल इवेंट अलर्ट? तो सेंटिनल इवेंट अलर्ट के लिए क्या है जो सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेगा? ऑप्शन में है, डॉक्यूमेंट द ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन ड्यूरिंग अ शिफ्ट रिपोर्ट, indicating that a community or institution is unsafe, recording the harm done when a medication error occurs, signaling the need for immediate investigation and response। सेंटिनल इवेंट अलर्ट, यहाँ पर क्या है? सेंटिनल जो इवेंट अलर्ट है, सेंटिनल इवेंट का मतलब क्या होगा कि जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके साथ हो गई है। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ यहाँ पर कौन सी हुई है? डॉक्यूमेंटेशन के दौरान, कम्युनिकेशन में ये तो नहीं होगा। कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन इज अनसेफ, ये भी नहीं आपको बताना है। कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे आपको नहीं बताएंगे कि ये प्रोसीजर यहाँ पे नहीं होता, पहले वो आपको एडमिट करके बेसिक सब चीज़ें करके बिल बना देंगे, देन आफ्टर आपको छोड़ेंगे। रिकॉर्डिंग द हार्म डन व्हेन अ मेडिकेशन एरर अकर्स, या फिर सिग्नलिंग द नीड फॉर इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्पॉन्स। तो सेंटिनल इवेंट अलर्ट का मतलब समझिए, सेंटिनल इवेंट्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ होना जिसमें किसी की जान चली जाए या फिर उसको कुछ फिजिकल या साइकोलॉजिकल इंजरीज वगैरह हो जाए, तो वो काम यहाँ पर क्या होगा आपका? सिग्नलिंग द नीड फॉर इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्पॉन्स। सेंटिनल इवेंट का मतलब आप हमेशा यही याद रखें कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ ऐसी हो जाए जिसमें किसी की जान जा सकती है, किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है वो। नेक्स्ट वन इज, a nursing department is in acute care setting decides to redesign its nursing practice based on its theoretical framework. The feedback from patients, families and staff reflect that caring is a key element. Which theorist best support this concept? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, थ्योरिस्ट के नाम दिए गए हैं, एरिक्सन, मास्लो, रॉगर्स और वॉटसन। तो यहाँ पर कौन से थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बेस्ट हो रहा है? तो यहाँ पर क्या कहा गया? कोई भी एक डिपार्टमेंट है, क्या है? डिपार्टमेंट है यहाँ पर। तो जो थ्योरी यहाँ पे बताई गई है उस थ्योरी के हिसाब से क्या कहा गया है कि रीडिज़ाइन किया जाना है नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए।
जो भी वहाँ की थ्योरी है उसको लेके तो फीडबैक लिए जा रहे हैं पेशेंट, फैमिली, स्टाफ से। तो एक की एलिमेंट किस थ्योरी के होंगे, यहाँ पे आपको इतनी ये जो लाइन है ये याद रखनी है। जो यहाँ पे फीडबैक ली जा रही है तो एक जो भी चीज़ें यहाँ पे ली जा रही हैं तो यहाँ पर एक थ्योरी दी गई थी, ह्यूमन केयरिंग थ्योरी। क्या थी? ह्यूमन केयरिंग थ्योरी। तो वाटसन ने जो थ्योरी दी थी, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी के यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी के जो इंटरपर्सनल रिलेशन से बेस्ड रहेगा तो यहाँ पर फीडबैक आपका इसी में आएगा। पेशेंट हो गई, फैमिली हो गई, स्टाफ हो गया, इन सब से जो भी फीडबैक वगैरह लिए जा रहे हैं वो सब इसमें आएंगे। तो एरिक्सन ने नहीं दी है मास्लो की हेयर की नीड्स है, ना ही रॉगर्स ने दी है, ये दी है किसने? वाटसन ने। किसने दी है? थ्योरी ऑफ केयरिंग भी आप इसको कह सकते हैं। क्या है? थ्योरी ऑफ केयरिंग भी आप इसको नाम दे सकते हैं। और किसने दी है? वाटसन ने। अगले क्वेश्चन में कहा है द फर्स्ट स्टेप इन अप्लाइंग द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस टू एन एक्टिविटी इन अ क्लिनिकल सेटिंग इज टू। क्या है कि फर्स्ट स्टेप है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए क्लिनिकल सेटिंग में वो कौन सा होगा? असेंबल अ टीम टू रिव्यू एंड रिवाइज द एक्टिविटी, collect data to measure the status of the activity, select an activity for improvement, set a measurable standard for the activity। और आज एक और अनाउंसमेंट मैं आपको कर दूं कि दीपावली तक, मे बी आफ्टर दिवाली और 5th और 7th नवंबर तक ANM की बुक है जो आ जाएगी। बुक बाइलिंगुअल रहने वाली, इसीलिए टाइम लग रहा है। इंग्लिश फॉर्मेट जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, इंग्लिश फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी हो चुका था, बट एज़ पर स्टेट वाइज जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बिहार हो गया, राजस्थान, MP, UP, झारखंड, इस साइड के जितने भी स्टेट हैं यहाँ पे सभी जगह के पेपर हिंदी में होते हैं, स्पेशली ANM के। तो उन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उन कैंडिडेट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जो अदर स्टेट के बच्चे भी हैं, चाहे वो त्रिपुरा के हों, कोलकाता के हों, या फिर साउथ के हों, केरला या आंध्र प्रदेश के, तो वहाँ का पेपर इंग्लिश में आता है या वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो बुक है उसको कन्वर्ट किया गया है इंग्लिश के साथ साथ पूरा हिंदी में। एक एक लाइन को इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट किया गया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। बुक आपको बेस्ट रहेगी। जो जो 2 बुक आई हैं ये इंग्लिश फॉर्मेट में थी, बट जो भी कैंडिडेट्स थे उनके रिव्यूज़ थे, फीडबैक था कि आपकी जो नेक्स्ट बुक आए मैम प्लीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखिए। इसीलिए जो नेक्स्ट अपकमिंग बुक आएगी आपको पूरी किस तरीके से होगी, हिंदी इंग्लिश में होगी, जो कि ANM और स्टेट लेवल एग्जाम बेस्ड रहने वाली है। तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिए। तो डेट मैंने दी है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बिफोर 5th अक्टूबर के है जो बुक अवेलेबल 5th नवंबर, 5th या 7th नवंबर के बीच में आपको बुक है जो अवेलेबल करवा दी जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप इन अप्लाइंग द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस क्या होगा क्लिनिकल सेटिंग में? सिलेक्ट एन एक्टिविटी फॉर इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जिस भी प्रोसेस में, जिस भी स्टेप में आप करते हैं, तो यहाँ पर आपको जब कोई प्रॉब्लम पता होगी या कुछ एक्टिविटी पता होगी उसी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सिलेक्ट एन एक्टिविटी फॉर द इम्प्रूवमेंट। क्या है? सिलेक्ट एन एक्टिविटी फॉर द इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट वन है अस्थमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज। तो अस्थमा में हमने कई बार पढ़ा है, हो गया हमारा ये ट्रैकिया, ये हो गई यहाँ पर ब्रोंकाई। अब यदि इनमें स्पाज्म हो जाए, सिकुड़ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये निमोनिया भी नहीं है, स्किन रैशेस भी नहीं है, ना ये हार्ट ब्लॉकेज है। क्या है? इन्फ्लेमेशन इन द एयरवे। एयरवे क्या होगा? स्पाज्म होगा, मतलब फैलेगा, सिकुड़ेगा। सिकुड़ने के कारण होगा क्या? सांस लेने में दिक्कत होगी, सीटियाँ सी बजेंगी। कभी कभी अस्थमेटिक अटैक भी आ जाते हैं, टाइम पे केयर ना मिले तो पर्सन की जान भी जा सकती है। लेकिन अस्थमा एक क्या है? क्रॉनिक कंडीशन है, ऐसा नहीं कि आज ही आपको डायग्नोस हो गया। क्लियर? नेक्स्ट वन, while performing physical examination of the newborn, testes could not be palpated in the scrotum. The failure of the testes to descend normally through the inguinal canal, it is called as। अब यहाँ पे देखिए न्यूबॉर्न बेबी में टेस्टिस क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया तो टेस्टिस प्रेजेंट नहीं है स्क्रोटम में, पाल्पेट किया गया तो स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं है।
अब यहाँ पर यदि टेस्टिस का डिसेंड ना होना, नॉर्मली जो रहेगी लेकिन ना होना, 1 साल तक डॉक्टर वेट करते हैं बच्चे के उम्र बढ़ने का। आफ्टर दैट सर्जिकल प्रोसीजर ही यहाँ पर फाइनल है जो किया जाता है। तो यदि टेस्टिस डिसेंड नहीं होती हैं किसमें, स्क्रोटम में, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, कॉर्डे, एपिस्पेडियासिस, हाइपोस्पेडियासिस या फिर क्रिप्टोर्चिडिज्म। ये कंडीशन कहलाती है क्रिप्टोर्चिडिज्म। ये बहुत एग्जाम में आती है। टेस्टिस का फेलियर होना, जो स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं आएंगी तो क्या कहलाएगा यहाँ पर, क्रिप्टोर्चिडिज्म। नेक्स्ट वन, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर ऑफ ग्लासगो कॉमा स्केल कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए GCS स्केल यूज़ की जाती है। अब इस GCS स्कोर के जो मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर होते हैं, मिनिमम होता है 3, मैक्सिमम होता है 15। यदि हाईएस्ट स्कोरिंग की बात करें तो 15, मिनिमम होता है 3। अब यहाँ पर कोमाटोज, यदि पर्सन कोमा में चला गया है, क्या है, GCS स्केल के हिसाब से यदि पर्सन कोमा में चला गया है तब कितना रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर GCS स्केल के अकॉर्डिंग इसमें 3 चीज़ें चेक की जाती हैं, आइस, स्पीच और मोटार। क्या है, आइस, स्पीच एंड मोटार यहाँ पे आपका क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। यदि पर्सन क्या है, यदि पर्सन कितने से नीचे चला जाए, 8 और इससे कम चला जाए, मतलब क्या है, पर्सन कोमा में चला गया। 8 से बिलो 8 आ जाए मतलब कोमाटोस कंडीशन में कंसीडर किया जाएगा। बेस्ट मतलब कि जो आँखों का जो चेक करना है, जैसे ही आई ओपनिंग रिस्पॉन्स हो गया, वर्बल रिस्पॉन्स हो गया, मोटर रिस्पॉन्स हो गया, 3 चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस दैट डिक्रीज पेन ट्रांसमिशन एंड कॉज एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। कौन सा सब्सटेंस है जो पेन को कम करेगा, पेन के ट्रांसमिशन को कम करेगा, लेकिन वहाँ पर इन्फ्लामेशन है जो क्रिएट कर सकता है। सब्सटेंस पी, एंडोर्फिन, प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर हिस्टामिन। केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, क्या है, केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, तो ये काम करते हैं। और यहाँ पर पेन को कम करके इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कॉज करना, ये काम करता है एंडोर्फिन। क्या है, एंडोर्फिन। हिस्टामिन वगैरह एलर्जी के टाइम पे क्रिएट होते हैं। क्या है, हिस्टामिन वगैरह एलर्जिक रिएक्शन में बहुत हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लाज्मा ड्राइव्ड केमिकल मीडिएटर। तो यहाँ पर प्लाज्मा ड्राइव्ड केमिकल मीडिएटर कौन सा नहीं है, साइटोकाइंस, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट, काइनिन या फिर कोआगुलेशन प्रोटीन्स। तो ये है साइटोकाइन। प्लाज्मा ड्राइव्ड केमिकल मीडिएटर नहीं है तो वो है क्या है, साइटोकाइंस। नेक्स्ट वन, the doctor ordered cardiac catheterization for a client admitted in the CCU. The procedure will involve the use of radio-opaque dye. The nurse is aware that the most important part of the pre-procedure assessment is checking. तो यहाँ पर एक पेशेंट है, कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाना है उसका, तो यहाँ पर जो CC यूनिट में है वहाँ पे इसको एडमिट किया गया है। तो रेडियो ओपाक डाई है जो यहाँ पर प्रोसीजर में यूज़ की जानी है। तो एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर के पहले आपको क्या चेक करना है, एलर्जी टू आयोडीन और सेल्फिश, हाइट एंड वेट, वैसलीन, पेरिफेरल पल्स रेट, इनटेक एंड आउटपुट। तो बता दूं कि जो रेडियो ओपैक डाई होती हैं, क्या है, जो रेडियो ओपैक डाई यूज़ की जाती हैं उसमें कभी कभी आयोडीन या फिर जो डाई यहाँ पे यूज़ की जानी है उसमें आयोडीन या फिर जो रेडियो ओपाक डाई यूज़ की जानी है इस डाई में क्या किया जाएगा, आयोडीन रहेगा जो क्या करता है, एक्सरेज को ब्लॉक करने का काम करेगा। रेडियो ओपाक एजेंट्स है, डाई है, इसमें कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ की जाती है। पहले आपको खिलाई जाएगी, कुछ मेडिकल फॉर्म में होगा, मेडिसिन में होगा, आईवी रूट से इंसाइड किया जाएगा। तो आपको जो भी आयोडीन स्पेशली यूज़ किया जाता है, लेकिन जब आपको यदि आयोडीन से ही एलर्जी हो और आपको दे दिया जाए, पर्सन का कार्डियक कैथेटराइजेशन तो बाद में होगा, पहले उसको और दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी।
तो ऐसे केस में आपको पर्सन को पता करना है कि उसको आयोडीन या सेल्फिश से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि जो रेडियो ओपैक डाई होती हैं इसमें एक तरीके से आयोडीन को ही मोस्ट ऑफ दी वे में आयोडीन ही यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए जो रेडियो ओपाक एजेंट है, रेडियो ओपाक एजेंट में यदि कभी भी किसी भी पर्सन को रेडियो ओपैक डाई यूज़ करके कुछ जो मेडिकल कंडीशन है उनको डायग्नोस किया जाना है, तो आयोडीन या फिर आयोडीन, जिन भी चीज़ों में आयोडीन है उन चीज़ों से एलर्जिक तो नहीं है, वो चीज़ें आपको चेक करनी होंगी। नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ अ रिजल्ट ऑफ। तो प्रेगनेंसी में एनीमिया यदि हो रहा है तो इसको क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्या है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया यदि प्रेगनेंसी में हो रहा है तो यहाँ पर एक इसके कारण होगा इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज डाइटरी इनटेक, डिक्रीज एथ्रोपोइसिस आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन डिमांड्स ऑन मदर लिवर। किस रीज़न से यहाँ पे होता है? तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया का जो मेन रीज़न होता है प्रेगनेंसी में वो क्या होगा? वो होता है ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना। क्या है? ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना। इसीलिए एज़ कंपेयर टू जो नॉर्मल है, क्या है? जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल आपका जो हीमोग्लोबिन वैल्यू होती है और प्रेगनेंसी में चेक करवाएंगे, क्या है? प्रेगनेंसी में चेक करते हैं तो बिलो 10.5 से कम चला जाए तो इसको किस में कंसीडर किया जाता है? एनीमिया में। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल एनीमिया का जो मेन रीज़न होगा वो क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना। नेक्स्ट वन, अ वुमन डिलीवर्ड दिस मॉर्निंग बिकॉज दिस इज़ हर फर्स्ट चाइल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर यदि किसी की फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई है, किसी भी आपकी क्लाइंट की पहली बार डिलीवरी हुई है, उसका पहला बच्चा है, तो यहाँ पर आप उसको कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करेंगे? अर्ली डिस्चार्ज फॉर मदर एंड बेबी, रैपिड अडॉप्शन टू रोल ऑफ पेरेंट, इफेक्टिव एजुकेशन ऑफ बोथ पेरेंट, मिनिमल नीड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव फीलिंग। तो ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? तो यदि फर्स्ट चाइल्ड है तो एज अ नर्स आपकी प्रायोरिटी होती है कि दोनों पेरेंट्स को, मदर को बस नहीं, फादर को भी बच्चे के सभी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करनी है कि कैसे फीड कराना है, कैसे उठना बैठना है, क्या खाना पीना है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? नर्सेस की होगी। तो दोनों पेरेंट्स को एक बेहतर तरीके से बिना डराए हुए पूरी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करनी है। क्लियर? नेक्स्ट इज most frequent side effect associated with the use of IUCD, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्सपल्सन ऑफ IUCD, रप्चर ऑफ यूट्रस या फिर एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। क्या है साइड इफ़ेक्ट यहाँ पर? तो यहाँ पर जो साइड इफ़ेक्ट होंगे IUCD के सबको पता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, मेंस्ट्रुअल फ्लो में यदि 5 दिन का जो फ्लो हो रहा है उसमें 50 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस है जो हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, ब्लीडिंग विथ पेन भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द माइक्रोबायोलॉजी, सबको पता है, जिसमें हम उन बैक्टीरिया वायरस की स्टडी करेंगे जो हमें आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे पॉजिटिव बैक्टीरिया वायरस जिनको हम नग्न आँखों से, मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं, वो है यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। नेक्स्ट वन, द बैक्टीरियम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बहुत सारी डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ पर एक किस टाइप का बैक्टीरिया है? मेजोफिल एंड साइक्रोफिल या फिर थर्मोफिल। थर्मोफिलिक मतलब तो होंगे जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो यहाँ पर जो मीजोफिल, क्या है? मीजोफिलिक टाइप का बैक्टीरिया का मतलब होगा कि जो मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब जब न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा ठंडी हो, 20 से 45 डिग्री में ही अपनी ग्रोथ कर जाए। तो स्टेफाइलोकोकस भी इसी तरीके का है। किस तरीके का? मीजोफिलिक नेचर का। इसका
मीज़ोफिलिक नेचर का, जिसको ना ज़्यादा ठंडी ना जो गर्मी की ज़रूरत हो, मतलब 20 से 45 डिग्री सेल्सियस में अपनी अच्छी ग्रोथ कर जाएं। नेक्स्ट वन, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स इज नोन एज। ऐसे एग्जाम्पल बताना है आपको जो अपना न्यूट्रिशन मरे हुए और जो सड़ने गलने वाली चीज़ें वहाँ से ले लेते हो। ग्रास, डॉग, मशरूम या फिर कस्कुट्टा और अमरबेल। अमरबेल तो बिल्कुल भी नहीं, अमरबेल आपने देखी होंगी, दूसरे पेड़ों के ऊपर चढ़ती हरी हरी लहलहाती हुई रहेंगी। ना डॉग खाएंगे सड़ा हुआ, ना जो घास है वो यहाँ पे होगा आपका मशरूम। जो आपने मशरूम की खेती देखी होगी वो कुछ सड़ा गला के भुसा वुसा के ऊपर, मैंने तो नहीं देखी उतनी, ना मैं खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि उसी तरीके से है। नेक्स्ट वन, टर्नर साइनेस। तो टर्नर साइन किस में देखने को मिलेगा? रेडनेस ऑफ स्किन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक, फ्लैपिंग ऑफ फिंगर। फ्लैपिंग ऑफ फिंगर तो देखने को मिलता है किसमें? लीवर की प्रॉब्लम में। पेरी अम्बलाइकल एरिया का यहाँ पर डिस्कलरेशन होना, ये देखने को मिलता है पैंक्रेटाइटिस में। अब यहाँ पर जो साइन है क्या है? टर्नर साइन। टर्नर साइन देखने को मिलता है किसमें? ग्रे टर्नर साइन, जो एब्डोमिनल इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इकोमायोसिस आप इसको कह सकते हैं। क्या है? इकोमायोसिस कह सकते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग के कारण जो ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा फ्लैंक एरिया में, हमने इस तरीके से पढ़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो अम्बलाइकल एरिया है, यहाँ पर कभी कभी पर्पलिश या ब्लूइश टाइप के जो देखने को मिलेंगे वो कहलाता है टर्नर साइन। और ये देखने को मिलता है किसमें? इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज में। क्या है? इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज में। इसको हम क्या कह सकते हैं? इकोमायोसिस और डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक और टर्नर साइन। नेक्स्ट वन, चूज ऑल द फैक्टर्स इन द लिस्ट बिलो दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू डे ट्रिप। तो यहाँ पर कौन से फैक्टर हैं जो डे ट्रिप के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं? इनकम्पेटिटिव वर्बल एंड बॉडी लैंग्वेज, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स या फिर यूजिंग स्ट्रेट टॉक। तो यहाँ पर डे ट्रिप की बात की जा रही है, तो वो फैक्टर होंगे यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप्स। क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप्स। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ नॉट नेसेसरी टू थिंक बिफोर अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर लगाने के पहले आपको क्या नहीं सोचना है? ऑन whom टू अप्लाई प्रेशर, हाउ टू अप्लाई प्रेशर, वाई टू अप्लाई प्रेशर या फिर वेयर टू अप्लाई प्रेशर। नॉट नेसेसरी है यहाँ पर। नॉट नेसेसरी मतलब ज़रूरी नहीं है। प्रेशर लगाने के पहले किसको लगा रहे हैं ये तो सोचना है, बच्चे को कि बड़े को कि बूढ़े को, कैसे लगाना है ये भी आपको सोचना है, कहाँ लगाना है ये भी पता होना चाहिए, कहाँ लगाना है। वाई टू अप्लाई प्रेशर ये यहाँ पे आपका नहीं होगा, नॉट नेसेसरी है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशियल केयर व्हेन केमिकल बर्न इज सस्पेक्टेड। यहाँ पर केमिकल बर्न वाला पर्सन है तो आपको करना क्या है? इनिशियल केयर क्या होगी आपकी? फर्स्ट एड केयर क्या करेंगे यदि कोई केमिकल बर्न वाला पर्सन? आप इमीडिएटली कवर द बर्न एरिया, रिमूव। यदि केमिकल बर्न वाला पर्सन है, कोई भी यदि केमिकल बर्न का होता है तो हमेशा आपको क्या करना है? जहाँ पर भी जो भी केमिकल गिरे हैं उस एरिया को हमें कंटिन्यूअसली 20 से 30 मिनट तक वॉश करना है, ताकि जो केमिकल गिरा है वो इनर लेयर तक है ना पहुंच पाए। अपर से ही यदि ट्रीट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। आपने एसिड अटैक वाले देखे होंगे, मोस्ट ऑफ दी केसेस में उनके साथ होता क्या है? यदि उनको इनिशियली तुरंत केयर मिल जाए तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी उनको बाद में 1-2 घंटे हॉस्पिटल पहुंचने तक में लग जाते हैं। कहीं भी आप किसी भी इवन हॉस्पिटल के पास भी होंगे तो भी आपको वहाँ ट्रीटमेंट मिलने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो ऐसे केस में यदि लोग आगे आके उनकी हेल्प करते हैं तो उनको प्रॉब्लम तो होगी, लोगों को नहीं, जिसके ऊपर एसिड गिरा है उसको प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन 10% 20% तक है जो कम होगी। तो यदि केमिकल बर्न वाला पर्सन है, यदि आँख में चला जाए केमिकल या हाथ पे गिर जाए, कहीं भी गिर जाए, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? कंटिन्यूअसली जो वाटर है, रनिंग टैप वाटर है, उससे क्या करना है? वॉश करते रहना है। नेक्स्ट वन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवालुएशन, ये मैंने स्टेप वाइज बता दिया। असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट इज द इवालुएशन, मतलब रिजल्ट क्या आया है। लेकिन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इसका हिस्सा नहीं होगा। ये स्टेप भी आपसे पूछे जाते हैं नर्सिंग प्रोसेस के, तो याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट वन, द टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी वेयर द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड है जो मेम्ब्रेन से ही अटैच हो जाए, तो ये क्या है? बैटलडोर प्लेसेंटा, वेलामेंटा, सर्कमवैलेंट या फिर प्लेसेंटा मार्जिनेटा। ये क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, एबनॉर्मलिटीज हैं, जहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा है, जो प्लेसेंटा क्या है? एक ऑर्गन है जो कि बच्चे को क्या करा रहा है? पूरे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सचेंज, सब चीज़ों का काम करेगा। टेम्पररी ऑर्गन है। बच्चे के वजन से हम बात करें तो 1/6 होता है इसका वेट, एग्जाम में आता है 1/6 ऑफ द बेबी वेट यहाँ पर प्लेसेंटा का वजन होता है। और टर्म प्लेसेंटा में हम बात करें तो 500 ग्राम का होगा। और यदि अम्बिलिकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 वेसल्स होती हैं, 2 आर्टरी, 1 वेन। आर्टरी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। अब अम्बिलिकल कॉर्ड यदि मेम्ब्रेन से अटैच्ड हो जाए तो ये कहलाता है वेलामेंटस प्लेसेंटा। क्या कहलाएगा? वेलामेंटस प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन, द ग्रुप ऑफ मॉडिफाइड सेल्स लाइंग adjacent to the afferent and efferent arterioles is called। तो ग्रुप ऑफ मॉडिफाइड सेल्स हैं जो एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स के पास जुड़ेंगी, तो ये क्या है? रीनल कैप्सुलर, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपार्टस या फिर पेरिट्यूबुलर नेटवर्क या फिर वासा रेक्टा। ये है यहाँ पर एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स के यहाँ पर, तो क्या कहलाएगा? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग केयर। तो नर्सिंग केयर का फर्स्ट गोल क्या होता है? प्रमोट पेशेंट इंडिपेंडेंस, प्रिवेंट डिसीज ट्रांसमिशन, एडमिनिस्टर मेडिकेशन या फिर परफॉर्म इन्वेसिव प्रोसीजर। तो प्राइमरी गोल होता है नर्सिंग केयर का प्रमोट पेशेंट इंडिपेंडेंसी। क्या है? प्रमोट पेशेंट इंडिपेंडेंसी। इन्वेसिव प्रोसीजर, मेडिकेशन या डिसीज ट्रांसमिशन ये प्राइमरी में नहीं होगा। प्राइमरी होगा कि एज ए नर्सिंग केयर की बात की जा रही, क्योंकि यहाँ पे तो वो होगा आपका प्रमोट पेशेंट इंडिपेंडेंस। डर्मिस कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एपिडर्मिस और डर्मिस, और देन आफ्टर यहाँ पर आपकी नर्व्स आएंगी, तो डर्मिस में क्या होगा? ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड्स, सेंसरी नर्व एंडिंग या फिर सेबेसियस ग्लैंड। तो डर्मिस और एपिडर्मिस क्या है? डर्मिस एंड एपिडर्मिस क्या है? लेयर्स हैं स्किन की। तो अब यहाँ पर डर्मिस और एपिडर्मिस में, तो डर्मिस क्या होती है? इनर लेयर होती है। क्या है? इनर लेयर है डर्मिस। तो यहाँ पर क्या क्या रहेगा? एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पर एपिडर्मिस अपर लेयर है, डर्मिस है जो इनर लेयर है, और यहाँ पे क्या होगी? सेबेसियस ग्लैंड्स। क्या होंगी? सेबेसियस ग्लैंड। नेक्स्ट वन, nurse is orienting a new nurse to the unit and review source oriented charting. Which statement by the nurse best describes source oriented charting? तो यहाँ पर एज आ नर्स, आप जो आपकी जूनियर नर्स आई हैं वार्ड में, उनको यहाँ पर नर्सिंग यूनिट है वहाँ पर रिव्यू करा रहे हैं, आप चीज़ें बता रहे हैं, सोर्स ओरिएंटेड रिव्यू करा रहे हैं, आप सोर्स ओरिएंटेड रिव्यू करा रहे हैं, दिखा रहे हैं आप सब चीज़ें। तो बेस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? सेपरेट द हेल्थ रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंटेशन अराउंड द पेशेंट प्रॉब्लम, हाईलाइट द पेशेंट कंसर्न प्रॉब्लम स्ट्रेंथ, इज डिज़ाइन टू स्ट्रीमलाइन डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर यदि जब भी आप किसी अपनी जूनियर नर्स को या आपके वहाँ पर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, तो यहाँ पर जो रिव्यू सोर्स ओरिएंटेशन होगा, इसमें आपकी बेस्ट चीज़ क्या होगी? हेल्थ रिकॉर्ड है एज़ पर डिसिप्लिन के, यहाँ पर जो रूल्स हैं अथॉरिटी की, जो रेगुलेशन रूल्स हैं हॉस्पिटल के, उसके हिसाब से आप ये चीज़ें उनको बताएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको हेल्थ की डेफिनेशन ही है डायरेक्ट।
हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी दैट इज स्टेटेड अबाउट द, किसने दी थी ये डेफिनेशन? ये दी थी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। यही डेफिनेशन हम सबसे ज़्यादा याद करते हैं। याद तो हम है जो यूनाइटेड स्टेट हेल्थ एजेंसी वाली भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोस्टली हम नर्सिंग में याद करते हैं वो कौन सी है? WHO वाली। और एग्ज़ाम में भी आपको यही आती है। इवन इसके डायमेंशन पूछें कि कौन से नहीं है तो फिजिकल होता है, मेंटल होगा, सोशल होगा, लेकिन यहाँ पर एक और कुछ अलग से दे सकते हैं आपको। एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आगे के 51 से होंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में है आपको नर्सिंग डायग्नोसिस कैटेगराइज्ड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, जो नर्सिंग डायग्नोसिस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको सभी कैटेगरी में रखते हैं किसी एक को छोड़कर। एक्चुअल, रिस्क, पॉसिबल और फैक्चुअल। कौन सी कैटेगरी नहीं होगी? एक्चुअल होती है, रिस्क होती है। अब पॉसिबल और फैक्चुअल इन दो में से आप लोग बताइए। मैंने इवन आपको इतनी तक हिंट दे दी है। जिन भी लोगों ने अभी तक बुक ऑर्डर नहीं की है, बुक ऑर्डर कर लीजिए। बुक में आपको अभी बम्पर ऑफर दिया जा रहा है मेरी तरफ से। जो भी लोग बुक यदि डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं, मेडिकल एंड नर्सेज हब की जो दोनों बुक्स हैं, आप डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको बुक पे बहुत ही अच्छा ऑफ़र दिया जाएगा। ऑफ़र ये रहेगा कि जो रेलवे वाली बुक है, फ्लिपकार्ट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर में आपको रेलवे वाली बुक 300 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, विदाउट आपको कुछ भी डिलीवरी चार्जेस नहीं पे करना है। जो 45 और 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज होता है पोस्ट ऑफिस का नॉर्मल, वो मैं पे करूँगी। और जो 699 रुपीज़ वाली कंप्लीट गाइड है 450 पेज की, उस बुक की आपको है जो रिसेंट में यदि आप परचेस करते हैं तो आपको ये बुक है जो 599 रुपीज़ में है जो डायरेक्ट ऑर्डर पे अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाते हैं तो वो आपके है जो डायरेक्ट क्लियर किए जाएंगे। और एक और चीज़, जो भी लोग ये दोनों बुक्स ऑर्डर करते हैं, ये दोनों बुक्स ऑर्डर करते हैं 599 प्लस 300, तो यहाँ पर आपको जो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट है जो और मेरी तरफ से ऐड किया जाएगा। डिलीवरी चार्ज भी मैं पे कर दूंगी और जो 50 रुपीज़ डिस्काउंट है वो भी आपको दिया जाएगा। मैं आपको ये ऑफ़र है जो दिवाली तक ही देने वाली हूँ। आफ्टर दैट क्योंकि एक और न्यू बुक आ जाएगी तो उसके साथ में इन बुक्स की हो सकता है कि जो प्राइस है एज़ पर जो इनकी MRP उस पर रख दी जाए। और जो भी लोग बुक डायरेक्ट ऑर्डर नहीं करना चाहते हैं वो बुक को फ्लिपकार्ट के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, एज यू विश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।